गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल प्रमेश टेक में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के बीच में मैं मॉडल प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश का लेकर आ गया हूँ, यूपी बोर्ड का, जो 22 फरवरी को होने वाला है। सुबह में आप लोग समय से पहले पहुँच जाएं। इसके लिए जो है कि देखिए, मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसे ये आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्रदान करेंगे। देखिए, 2023-24 का ये मॉडल प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 के लिए है, विषय हिंदी है। विषय हिंदी खंड अ में देखेंगे, समय सीमा दिया रहेगा आपके बीच में 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 70 नंबर निर्धारित होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। और मेरा वीडियो जो है कि आप इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। बहुविकल्पीय प्रश्न है, एकदम जो कहते हैं कि एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ। आप जो है कि पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरी अगली वीडियो पाने के लिए इंतज़ार कीजिए। और इस चैनल से ही आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड देखिए, इसमें चौथा है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहते हैं। 1 अंक निर्धारित रहेगा, देखिए आप, 1 अंक निर्धारित रहेगा OMR सीट पर। जो कह रहा है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा उसे इरेजर या वाइटनर्स का प्रयोग न करें। प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है कि अंक दिए गए हैं। देखिए, आप लोगों के बीच में बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप पूरी वीडियो देख करके ही जाएं, तो इसमें से अधिक क्वेश्चन फंसने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, जैसे हम कह दे रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं क्या कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो है कि ये द्विवेदी युग के निबंधकार थे। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के निबंधकार थे। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1880 को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा शहर में हुआ था। सही आंसर क्या है? द्विवेदी युग। सही आंसर क्या है? द्विवेदी युग है। इसमें दिया है क्या? प्रश्न नंबर दूसरा है, चिंतामणि। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है कि देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है कि निबंध विधा की रचना है। किसकी विधा की? निबंध विधा की। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचा गया है। यह एक आलोचनात्मक निबंध है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसका आपको अच्छे से उत्तर मिलता जाएगा। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, गबन। देखिए, गबन गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। गबन प्रेमचंद जी का दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। अगला है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? कह रहा है क्या? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की जो समय अवधि होती है, वो जो है कि आपके सामने है, स्क्रीन पे है। देखिए, शुक्ल युग की जो है कि समय अवधि होती है 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 4 का बी सही है। देखिए, अगला प्रश्न है 5वां, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा नामक विधा पर आधारित है। जो आत्मकथा सही है, ये आत्मकथा है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 का कुछ महत्वपूर्ण
टॉपिक बहुत अच्छा है और उस पर थोड़ा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखिए इसमें कुछ आंसर है जिसको आपको सुन लेना चाहिए। मैं जैसे बता रहा हूँ प्रश्न नंबर 4 का, देखिए प्रश्न नंबर 4 में शुक्ल युग की समयावधि क्या है, 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक है। लेकिन ये किस युग की कह रहा है ना, किस युग जो बात हो रही है, शुक्ल युग, तो ये एक 1919 से लेकर 1938 ईस्वी है समय, और ये छायावादी युग के हैं, छायावादी युग बोलते हैं। अब अगला पेज में अब देखिए युग के बारे में पूछेगा, प्रश्न आ जाएगा तो हम बता दे रहे हैं आपको, इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा अच्छे से। ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, ये कंफर्म है आएगा, ठीक है। तो भारतीय युग कह रहे हैं कि भारतेंदु युग, सॉरी, देखिए भारतेंदु युग सन 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। कब तक है, देखिए भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो है वो हम यहाँ पर लिखने में थोड़ा वो है, तो इसमें आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, बोल के बता दे रहे हैं, जो कि भारतेंदु युग जो है कि देखिए भारतेंदु युग कब तक है, ये जो है कि भारतेंदु युग 1868 से, यहाँ देख लीजिए 1868 से आपका 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक है भारतेंदु युग। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक होता है। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। अगला है, कहता है शुक्लोत्तर युग, जिसको छायावादोत्तर युग कहते हैं, 1938 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। कहाँ तक, ये जो है प्रश्न 4 में से संबंधित हम बता रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग बोलते हैं, 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें अगला आ जाता है स्वातंत्रोत्तर युग, जो 1947 से अब तक माना जाता है। 1947 से अब तक क्या होता है, अब तक माना जाता है, अब तक माना जाता है। ये प्रश्न का आंसर है। देखिए जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर पुनः रिपीट करते हैं। शुक्लोत्तर युग जो कहते हैं, शुक्ल युग की समयावधि 1919 से लेकर 1938 ईस्वी है, जिसे छायावादी युग बोलते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो है कि 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक बोलते हैं। अगला है शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग बोलते हैं, 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक भी बताया जाता है। स्वातंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अगला है क्या, नीड़ का निर्माण फिर, जिसे मैं रिपीट कर दिया हूँ, बोल दीजिए, बोल रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर की किस विधा की रचना है, तो ये जो है आत्मकथा नामक विधा पर आधारित है। ये क्या है, नीड़ का निर्माण फिर, ये जो है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ये लिखा गया है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी वही जो हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह जो है कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा नामक विधा पर आधारित लिखे हैं। अगला देखेंगे, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रश्न नंबर 7 जल्दी देख लेंगे फटाफट। मधुशाला किसकी रचना है। देखिए प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की अनुपम काव्य है, जो 1907 ईस्वी से 2003 का बीच में ये लिखा गया। तो मधुशाला किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 8 का है, भारत भारती किसकी रचना है, तो ये जो है कि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की
ये मैथिली शरण गुप्त की, एक मिनट देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की ये अनुपम काव्य है। 1907 जो कह रहे हैं कि सॉरी देख लीजिए, भारत भारती है ना, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912 से 1913 में लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें आ जाते हैं अगला, जिसका आंसर है आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल देखिए आधुनिक काल कब से कब तक है, प्रश्न नंबर 9 का है। तो इसमें जो है कि देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं कि 1900 सन 1843 माना है इन्होंने, जो 1843 इन्होंने माना है कि अब तक ये 1843, ये वाला आंसर ये आपके सामने है, जो इसे आधुनिक काल का समय सीमा बताया गया है। या बहुत लोग होते हैं कि 1850 भी मानते हैं, लेकिन 9th का ए होना है। देखिए प्रश्न नंबर 10 जो है, प्रश्न नंबर 10 जिसमें कह रहा है क्या कि मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है कि रीति काल के कवि हैं। किसके का हैं वो? ये जो हैं रीति काल के हैं। किसके हैं? रीति काल के कवि हैं। अगला है 11 वाला प्रश्न है। 11 वाला प्रश्न है जो देख लीजिए, हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कि प्रश्न नंबर 12 का है। तो इसमें जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये देखिए, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 12 का बी सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13 जो कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो पहली बात आप जान लीजिए कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अब इसमें जो है कि रोला छंद में 24 मात्रिक छंद होता है, और विषम चरण जो होते हैं कहते हैं क्या कि रोला छंद में 11-11 मात्राएं, और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जिसमें रोला छंद में कुल 24 मात्रिक छंद होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 का है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कह रहे हैं क्या कि आकर्षण, प्रश्न नंबर 14 का है आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग के योग से बना है। किसके योग से बना है? आ शब्द के योग से बना है। ये है प्रश्न नंबर 15 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 15, वाक्य के आधार पर रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं बता देता हूं आपको। देखिए, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। जिसमें संयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य प्रधान वाक्य होता है। तो आप अच्छे से इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और मेरी पहली वीडियो आप तक पहुँचे ये ऐसा कर लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को यूपी बोर्ड में अच्छा मार्क्स दिलाने में सहयोग हो सके। अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके बीच में लाया हूँ, आप इसका लाभ आप खुद लें और दूसरों को भी पहुँचाएँ। तो ये अच्छा है। प्रश्न नंबर 16 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 16 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में
कौन सा समास है? तो इसमें जो है कि कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। पीताम्बर में कर्मधारय समास है। अब अगला है आंसू का तत्सम रूप। तो आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। ये अश्रु, जो आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु होता है। अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो ये प्रश्न नंबर 18 का है। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रश्न नंबर 18 का ए सही है, ये वाला सही है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो इसमें जो है कि प्रश्न नंबर 18 का है, प्रश्न नंबर 19 का देखिए, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो प्रश्न नंबर 19 में है क्या है? षष्ठी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब अगला है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो वह जो है कि इसमें सर्वनाम है, वह में सर्वनाम है। ठीक है। आगे हम जो आपको वर्णात्मक प्रश्न खंड ब उस प्रश्न को दे रहे हैं, आप इस प्रश्न को हल खुद कीजिए। ठीक है। तो मैं जो है कि क्योंकि ये जो है कि 50 नंबर का आता है, मैं आपके सामने ऐसे ही स्वाइप कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आपको रोक करके इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। क्योंकि समय को देखते हुए मैं जो है कि इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो है कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देना है वर्णात्मक प्रश्न खंड ब से। तो प्रश्न नंबर जो है कि 1 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें प्रश्न दिए हैं, इन सब का उत्तर देना है। ये देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऊपर जो है कि पद्यांश दिया हुआ है, इसमें उसके उत्तर देना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तीही पाई। तो ये सूरदास जी द्वारा जी लिखा गया है, आप जानते हैं। अब इसको जो है कि मैं जल्दी जल्दी स्वाइप करके जल्दी जल्दी मैं इसको भगा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और इस पद्यांश को पढ़िए और इस प्रश्न को हल कीजिए, खुद स्वयं हल कीजिए इस प्रश्न पत्र को, चूँकि आपको अनुभव भी हो जाए। और इस प्रश्न से देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रश्न को बताते चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका जो है कि संस्कृत में दिया है और इसको जो है कि पढ़ करके हिंदी में अनुवाद देना है। प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है कि कह रहा है कि खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। इसमें से अब ये जो है कि जो आप पढ़ते हैं, जिस जगह जैसे पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए गोरखपुर, देखिए हमारे यहाँ ये जो है कि मातृभूमि, ये मातृभूमि, जैसे कि मातृभूमि जगह जगह अलग अलग होता है। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जो है कि आप इनके बारे में पढ़ लीजिए, ये आपके जो है कि अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो ये जो अगर आप पढ़ लिए हैं तो देखिए आपके लिए 3 नंबर कन्फर्म हो जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, देखिएगा 6 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो है कि दिया है, पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन लोगों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, किसी न किसी का आएगा ही आएगा, कन्फर्म आएगा। तो इसमें से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। 5 नंबर का आएगा, देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यानी इनकी प्रमुख रचना के उल्लेख करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महाकवि सूरदास जी हैं। 3 लोगों का जीवन परिचय याद रखना है और लिखना है। देखिए ये प्रश्न 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको एक कविता याद कर लेनी है, ठीक है, श्लोक याद कर लेना है जो आपको इस प्रश्न पत्र में लिखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब ये जो दिया है
1 2 इसमें 4 तक दिया है, तो इन सबको पढ़ना है और संस्कृत में दिया है और इसको संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है ना। इसका संस्कृत में उत्तर भी देना है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, ये 4 दिया है, इसमें से आपको किसी एक को लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। देखिए एक लेटर आता है, पत्र आता है, आपको पत्र लिखना अभ्यास कर लेना है। उत्तर मध्य रेलवे को एक से शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो देखिए ये हम आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा दिए हैं। अब इस प्रश्न को आप वो हल भी कीजिए और ऊपर जो है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें मैं आप लोगों को आंसर दिया हूँ, उसे आप कंटेस्ट कर लीजिए। इसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न फंसने वाले हैं, तो आप लोग इस पेपर को हल कीजिए। देखिए इस प्रश्न को मैंने बता दिया है, इसमें मैं स्वाइप भी कर दे रहा हूँ। जो मॉडल प्रश्न पत्र आपको दिए हैं कक्षा 10 का विषय हिंदी है, और ये जो है कि आप अच्छे से एक बार और फिर पुनः मैं ऐसे धीरे धीरे ऊपर कर दे रहा हूँ, जिसे एक बार जो है कि आप लोग इसे रोक रोक करके वीडियो पढ़ लेंगे, रिपीट कर लेंगे, अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा और आपको अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग करेंगे। तो आप लोग देखिए ये जो है कि आपके बीच में लेकर आ गए हैं और आपको आंसर ही बता दिए हैं। ये जो है कि आप रोक रख करके वीडियो इसे आप पढ़ लेंगे और इसका आंसर भी देने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये नंबर आपको ज़रूर दिलाएंगे, अच्छे नंबर दिलाएंगे। ये जो है कि का अभ्यास भी हो जाएगा कि कितने समय में कितना मैं लिख लेता हूँ, कितना प्रश्न मैं हल कर लेता हूँ, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए एक बार फिर पुनः मैं कह रहा हूँ कि आपको परीक्षा शुरू होने से पहले आपको 1 घंटा पहले विद्यालय गेट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पहला दिन है। तो पहले दिन में जो है कि आप लोगों को ये चीज़ पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सुविधाएं मिल जाएंगी, अपना नंबर देख लेंगे, सीट देख लेंगे, जिसमें समय लगता है। तो आप जो है कि तमाम क्रियाएं उसमें की जाती हैं। तो आप लोगों को फिर कह रहे हैं कि आप विद्यालय समय से पहुँचिए और अपने को पेपर को अच्छे से लिखिए। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रश्न आपको आए वो प्रश्न का उत्तर आप दें, तुरंत दे देना चाहिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो ओके बच्चों, आप लोगों को फिर जो है कि धन्यवाद देते हैं मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए। जो है कि बने रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले विषय से संबंधित आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, नई जानकारियाँ देते रहेंगे। ये प्रश्न पत्र है। तो आप लोगों का इस वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़ने के लिए। ओके, गुड बाय।